कटे सर की खौफनाक कहानी का पार्ट 4 ये है। अरुण घबराहट भरे स्वर में कमांडर से कहता है, आपको कैसे पता चल गया मेरा इतिहास? आपने सब कुछ सही बताया है, अरुण कहते हुए अपना पसीना पोंछता है। इतनी ठंड में भी तुम्हारा पसीना निकल गया ठरकी, तुमको तो भूत पर कोई यकीन नहीं था, आज तो देख लिया और देखते ही गीला पीला हो गया। हम जिसको भी एक बार देख लेता है उसका भूत, वर्तमान और भविष्य सब जान लेता है, जैसे अभी तुम्हारे बारे में जान गया शराबी। कमांडर बोलते ही अरुण की तरफ देखता है। आप बार बार ठरकी और शराबी क्यों बोल रहे हैं? मेरा नाम तो अरुण है, अरुण कमांडर से ऐतराज जताते हुए कहता है। ठरकी को ठरकी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? एक तो दारूबाज ऊपर से नाम लेने को कहता है, ए दारूबाज, हम तुमको ठरकी ही बुलाएगा। क्या करेगा? अपने बाप से चुगली लगाएगा। कमांडर अपने रोबिले अंदाज में अरुण से कहता है। तनवीर उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। अरुण डर के मारे कमांडर से सहमत हो जाता है और कहता है, आपकी जो मर्जी वो ही बुलाइए, पर एक बात बताइए कि आप जिस संदूक में रहने की बातें कर रहे थे उसका क्या चक्कर है? अरुण आश्चर्य प्रकट करते हुए कमांडर को पलट कर देखता है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने बूढ़े दादा दादी से प्यार करते हो तो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपने बूढ़े दादा दादी की कसम है। कमांडर उसे सारी कहानी विस्तार से समझाता है, पर उसे उन हीरो के बारे में नहीं बताता है जो डॉक्टर जाकिर ने तनवीर के वालिद को दिया था। कमांडर की बातें सुनकर अरुण कहता है, आज तक मैं तनवीर से बड़ी हवेली के राज के बारे में पूछता रहा, पर मुझे इसका सही जवाब नहीं दिया कभी। आज मुझे पता चला कि राज ना बताकर ये मुझे इस बात पर यकीन करने से रोक रहा था कि भूत हकीकत में होते हैं। आज तक केवल कहानियों में पढ़ा था, आज हकीकत में देख भी लिया। अरुण ने तनवीर की ओर देखते हुए कमांडर से कहा। अच्छा कमांडर, मौत के बाद कैसा दिखता है? क्या होता है जो इंसान समय में फंस जाता है जैसे आप? मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप कैसे मौत और जीवन के बीच में हर रात सफर कर लेते हैं? अरुण ने कमांडर से जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा। पहले तो कमांडर हंसने लगा, फिर बोला, तुम चाहता है कि हम अपना सारा राज बता दे ताकि तुम रात को भी हमारा आना जाना रोक सको? हाँ हाँ हाँ, अब सुनो, 3 लोकों में ब्रह्मांड बनता है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, अर्धलोक। जिन इंसानों की मौत अप्राकृतिक रूप से होती है उन्हें अर्धलोक में रोक दिया जाता है, जो चांद का वो हिस्सा है जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पड़ता, बस ग्रहण के दौरान ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और सूर्य उन आत्माओं के इंसाफ के वास्ते न्याय का द्वार खोल देता है। प्राकृतिक मौत वाले तो सीधा स्वर्ग जाते हैं अपने कर्मों के आधार पर, नहीं तो वापस जन्म ले लेते हैं। इन आत्माओं के आने जाने का मुख्य द्वार वीनस ग्रह होता है, क्योंकि वीनस का समय बाकी ग्रहों से कहीं ज्यादा तेज है। वजह बस यही है कि वीनस दक्षिणावर्त घूमता है और बाकी के सारे ग्रह वामावर्त घूमते हैं, जिस वजह से उनका समय और ज्ञान वीनस के मुकाबले काफी पीछे है। बस इसी कारण सुबह के समय अर्धलोक में मेरी आत्मा पहुंच जाती है और समय होते ही वापस अपने शरीर में पहुंच जाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस विज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं। कमांडर ने अरुण के सवाल का अच्छी तरह से समझाते हुए जवाब दिया। बाहर मौसम अब खराब हो चला था, बारिश ने अपना कहर बुरी तरह से ढा दिया था, फिर भी तनवीर को गाड़ी चलाने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जंगल का रास्ता सुनसान था, जिस वजह से उस पर ट्रैफिक लगभग ना के बराबर था। तनवीर और अरुण ने जितनी दूरी हाईवे पर चलकर नहीं तय की थी, उससे कम समय में जंगल के उस शॉर्टकट पर चलकर तय कर लिया था। अब सब फार्म हाउस से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। रास्ता खाली होने की वजह से तनवीर गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रहा था। वजह थी उन दोनों के सिर पर बैठी कमांडर नाम की मौत, जिसने उस अनजान लड़की के शरीर पर काबू कर लिया था। रास्ता भले ही लंबा था, पर बातचीत करते हुए आसानी से कट रहा था। अब अरुण और तनवीर को कमांडर से ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी जितनी बाहर के खराब मौसम से थी। तीनों में दोस्ती भले ही ना हो, पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए समझौता जरूर हो गया था, और उसी समझौते का परिणाम था कि कमांडर ने अब तक दोनों को मारा नहीं था।
सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक गाड़ी के सामने एक जंगली हिरन आ जाता है। तनवीर उसे बचाने की कोशिश में गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाता है। बरसात होने के कारण अरुण और तनवीर ठीक से कुछ देख नहीं पाते हैं। गाड़ी तनवीर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक पेड़ से जा टकराती है। उनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और उस दुर्घटना में तनवीर, अरुण और वो अनजान लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, पर उस हादसे में कमांडर का कोई अता पता नहीं चलता है। वीरे ओ वीरे, रुक, मैं भी आ रहा हूँ। देख, माँ ने गाजर का हलवा बनाया है। अरे थोड़ा धीरे चल, अभी पाठशाला शुरू होने में बहुत समय है, साथ में बैठकर खाया जाएगा। सुन न यार जीते, आज गणित की परीक्षा के वक्त थोड़ा मदद कर देना। 15 वर्ष का हरप्रीत अपने मित्र इंद्रजीत से कहता है। उसका मित्र इंद्रजीत जवाब देता है, ठीक है, मैं तेरी मदद कर दूंगा, बस याद रखना गाजर का हलवा पूरा मैं खाऊंगा। हाँ चल खा लेना, पर मदद जरूर करना, हरप्रीत अपने मित्र से कहता है। पाठशाला के बाद दोनों सीधा अपने घर की ओर जाते हैं। गांव के चौराहे पर काफी भीड़ लगी थी। इंद्रजीत का घर वहीं पर था। दोनों दौड़ते हुए भीड़ को चीरकर घर के मुख्य दरवाजे से अंदर पहुंचते हैं। सामने 4 लाशें रखी थी जो सफेद चादर से लिपटी हुई थी। उनमें से एक लाश हरप्रीत के पिता की थी और बाकी 3 लाशें इंद्रजीत के पिता और 2 बड़े भाइयों की थी। घर में मातम का माहौल छाया हुआ था। एक ओर घर और पड़ोस की महिलाएं बैठकर रो रही थीं, तो दूसरी ओर पुरुषों का झुंड सिरों को झुकाए बैठा था। इंद्रजीत और हरप्रीत रोते हुए उन लाशों से लिपट गए। कुछ महिलाएं उनके करीब आकर उन्हें चुप कराने में लग गईं। इंद्रजीत अपनी माँ से लिपट गया और बोला, ये क्या हो गया माँ, कैसे और किसने किया ये? उसकी आंखें बदले के क्रोध से भरी हुई थी जो आंसुओं के रूप में बह रही थी। सच्चे बादशाह की सेवा करते हुए तेरे पिता शहीद हुए हैं बेटा, ये फक्र की बात है। शाहजहां की सेना से लड़ते हुए उन्होंने और तेरे भाइयों वीरता पूर्वक अपने प्राणों की आहुति दी है। तुझे भी इन्हीं की तरह बनना है और इनकी मौत का बदला लेना है। इंद्रजीत की माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर कहती है, मैं कसम खाता हूँ माँ, शाहजहां को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं मुगल सल्तनत की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दूंगा। 15 वर्ष का इंद्रजीत अपनी माँ से वादा करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। इंद्रजीत और हरप्रीत बड़े हो जाते हैं। दोनों ने मिलकर अपने गांव और आसपास के गांवों के नौजवानों की छोटी टुकड़ी बना ली, जिसका काम शाही खजाना और विदेशी व्यापारियों को लूटना था। दोनों ने गुमनामी में रहकर नामुमकिन डकैती को भी अंजाम दिया था। उनके कुछ खास साथियों के अलावा किसी को उनका असली नाम और पता ठिकाना मालूम नहीं था। समय बीतते देर नहीं लगती और सारे हिंदुस्तान में उनके दल द्वारा लूट के किस्से फैल जाते हैं और मुगल सल्तनत तथा अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक भी पहुंचता है। ठीक ऐसे ही ताजमहल और काले ताज की खबर इंद्रजीत और उसके दल को मिलती है। इंद्रजीत अपने दल के साथ शाहजहां से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए तैयार बैठा था और सही समय का इंतजार कर रहा था, जो बादशाह के सालगिरह का दिन था। अपने साथियों के साथ मुगल सिपाहियों के रूप में सालगिरह के मौके पर पहुंचा और देखा खुद औरंगजेब के खास सिपाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा किले के पीछे के गुप्त द्वार से निकाल रहे हैं। उन्होंने पीछा किया और उस खजाने को छुपाने वाली जगह देख ली। एक रात पूरी तैयारी के साथ खजाने को लूट लिया और जंगल की ओर चल दिए। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाहियों ने चारों ओर से घेर कर हमला किया। उनका बचना नामुमकिन सा था, पर हरप्रीत ने योजना बनाई और केवल कुछ साथियों के साथ रुककर हिम्मत के साथ अंग्रेजी सिपाहियों का सामना किया, जिसमें वह शहीद हुआ, पर उसने इंद्रजीत और बाकी साथियों की जान बचा ली। थोड़े दिनों बाद कमांडर ब्राडशॉ राउडी और उसके शिकारी दल का सामना उससे होता है। कमांडर को मार उसे खजाने की गुफा के सामने बर्फ में गाड़कर वह पहाड़ों से नीचे उतरता है, जहां उसका सामना एक बार फिर से मुगल सल्तनत के सिपाहियों से होता है। उसे कारागार में डाल दिया जाता है, जहां उससे बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। उसके दाएं हाथ की 2 उंगलियां काट दी जाती हैं। पगड़ी बांधने वाले सरदार की पगड़ी की बेइज्जती की जाती है। उसके बाल और दाढ़ी नोच लिए जाते हैं। उससे बार बार खजाने का पता और उसका नाम पूछा जाता है, पर दिल में शाहजहां के प्रति नफरत भरे हुए इंद्रजीत की जुबान कोई नहीं खुलवा पाता है।
अंत में शेर की तरह जीवन बिताने वाले इंद्रजीत की कारागार में ही मृत्यु हो जाती है। मालिक, ओ छोटे मालिक, आपकी आंखें खुल रही हैं, थोड़ा और जोर लगाए। अनजान आवाज सुनकर तनवीर आंखें खोलता है और खुद को फार्म हाउस में पाता है। वो उठने की कोशिश करता है पर सिर में जोर का दर्द शुरू हो जाता है। सिर को हाथों से पकड़ने पर पता चलता है कि पट्टी बंधी हुई है। उसे सब याद आने लगता है, बरसात की वो रात, कमांडर की बात, अचानक होने वाला वो हादसा जो उस रात हुआ था। वो उस शख्स की तरफ देखता है और कहता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था न, और अरुण कैसा है? उस लड़की का क्या हुआ जो साथ में थी? तनवीर काफी घबराया हुआ सा था। वो अनजान शख्स उससे कहता है, मैं इस फार्म हाउस में ही काम करता हूँ छोटे मालिक। उस दिन भी तो आपके लिए खाना बनाने आया था, लगता है आपको याद नहीं है। आपकी गाड़ी जंगल में मिली थी कुछ गांव वालों को और भगवान की कृपा से उसमें से एक आपको जनता था, सो आप लोगों को यहाँ ले आया। आपको पूरे 2 दिन बाद होश आया है। आपके दोस्त और वो लड़की भी सुरक्षित हैं और यहीं पर हैं। बस आपको सिर पर थोड़ी ज्यादा चोट लगने के कारण कुछ दिनों बाद होश आया है। तनवीर उस नौकर की बातें सुनकर सब समझ जाता है। यहाँ तक कि दुर्घटना के बाद उसे अपने पिछले जन्म की कहानी भी याद आ जाती है। अब उसे कमांडर की बातों पर यकीन हो गया था। उसे पता चल चुका था कि इंद्रजीत ही वो लुटेरा था जिसने शाहजहां का खजाना लूटा था और कमांडर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। अब उसे उस 300 साल पुराने इतिहास पर पूरी तरह से विश्वास हो गया था। पर उसे एक बात खाई जा रही थी कि कहीं उसके साथ घटित दुर्घटना में कमांडर का हाथ तो नहीं था। अगर था तो इसका मतलब यह था कि कमांडर ने उनसे झूठ बोला था कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तन्नू इस नतीजे पर पहुंचा कि कमांडर पर इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता है कि वह उनकी जान नहीं लेगा। अगर इस हादसे में उसी का हाथ था तो कमांडर जानलेवा होने के साथ साथ विश्वास करने के लायक भी नहीं है। तनवीर को ये सारी बातें आने वाले कल के लिए आगाह कर रही थी। तनवीर नौकर की बातें सुनकर सारी कहानी समझ जाता है। वह सबसे पहले अपने सामान और अपने साथियों को देखने के लिए बिस्तर से उठता है। उसे हीरो की चिंता तो थी ही, साथ ही अरुण की चिंता भी थी। अरुण फार्म हाउस के एक कमरे में आराम कर रहा था और वह अनजान लड़की नीचे के कमरे में थी। उस दुर्घटना में सबसे कम चोट उसे ही लगी थी। अरुण को सोता हुआ पाकर तनवीर उसके कमरे में रखे अपने सामान की तलाशी लेता है। हाथियों की मूर्ति सुरक्षित थी तथा उसके अंदर हीरे भी सुरक्षित थे। वह उन्हें उसी तरह रखकर अपने सामान को अपने कमरे में ले जाकर रखता है और कमरा लॉक कर देता है। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल के सोफे पर बैठता है। थोड़ी देर बाद फार्म हाउस में काम करने वाला नौकर वहां से गुजरता है। तनवीर उससे पूछता है, गाड़ी का क्या हुआ? नौकर तनवीर की तरफ पलटकर देखता है और जवाब देता है, कल तक मैकेनिक गाड़ी बनवाकर ले आएगा छोटे मालिक। तनवीर नौकर के जवाब से संतुष्ट हो गया। उसे राहत मिली ये जानकर कि कल इस फार्म हाउस को छोड़कर निकला जा सकता है। वैसे भी इस फार्म हाउस का तजुर्बा उससे कुछ खास रास नहीं आया था। शाम हो चली थी। कुछ घंटों बाद कमांडर के भी जागने का वक्त होने ही वाला था। तनवीर इस सोच में था कि पता नहीं आज कमांडर कौन सी क्लास लेगा। इतने में वो अनजान लड़की भी अपने कमरे से आराम फरमा के बाहर हॉल की ओर निकली थी। तन्नू को सोफे पर बैठा देख वह उसकी तरफ बढ़ी। उसके नजदीक पहुंचते ही बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपके सिर पर काफी चोट लगी थी। लड़की ने तनवीर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। तनवीर ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर पर कुछ टांके लगे हैं, नहीं तो और कहीं चोट नहीं आई। चलो शुक्र है। क्या कल यहाँ से निकलने की तैयारी है? यहाँ के नौकर बता रहे थे कि कल तक गाड़ी ठीक हो जाएगी। अगर मुझे भी छोड़ देंगे तो काफी मेहरबानी होगी। यहाँ 2 दिन लग गए आप दोनों को होश में आने को, लड़की ने तनवीर से अनुरोध करते हुए कहा। तनवीर ने कहा, चलो ठीक है, कल सुबह गाड़ी आते ही हम लोग निकल चलेंगे। तुम्हें रास्ते में गांव ही उतार देंगे। मुझे पता है तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। बस एक रात की बात है, तुम चिंता मत करो। इसे अपना ही घर समझो। जिस चीज की जरूरत हो बेझिझक नौकरों से मंगवा सकती हो।
तनवीर उस लड़की को दिलासा देता है। कुछ देर बाद अरुण भी नीचे हॉल की तरफ आता है। उसके हाथ और पांव में थोड़ी चोट आई थी, बाकी सब कुछ सुरक्षित था। तन्नू ने अरुण को सारा हाल बताया और उसकी तबीयत के बारे में भी पूछा। अरुण को ये जानकर खुशी हुई कि कल इस फार्म हाउस से रवाना हो जाएंगे। हालांकि उसे फार्म हाउस पसंद आ गया था, पर तनवीर की एक बेवकूफ़ी ने कमांडर को गुस्सा दिला दिया था। दोस्तों, आज कहानी यही तक। इससे आगे की कहानी पार्ट 5 सुनाई जाएगी। और दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है, आप भी इतनी रात को कहीं नहीं जाया करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।